Assalamu alaikum. Today we are discussing Dream Children, A Reverie by Charles Lamb. So Charles Lamb is known as John Elia. That was his pen name. So this is a daydreaming that we are talking about in this work of Charles Lamb. So here he is talking about uh, some children who are listening to the stories. Children love to listen to stories about their elders when they were children. So here he says that जो बच्चे हैं वो इस चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं कि वो उन कहानियों को सुने अपने एल्डर्स की आबा व अजदाद की जब वो बच्चे हुआ करते थे यानी अपने एल्डर्स के बचपन की कहानियाँ सुनना बच्चों को बहुत ज़्यादा अपील करता है to stretch their imaginations to the conception of a traditionally great uncle or granddam whom they never saw. So they stretch their imaginations, वो अपनी imagination बना लेते हैं, conception बना लेते हैं उस अंकल के बारे में, उस आंटी के बारे में या दादी परदादी के बारे में जिनको उन्होंने कभी नहीं देखा. So they try to visualize them. It was in this spirit, इसी spirit को दिल में लिए, that my little ones crept about me the other evening to hear about their great grandmother failed. सो इसी मकसद के साथ मेरे बच्चे छोटे छोटे वो मेरे आसपास इकट्ठे हो गए एक शाम को और वो अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर यानी परदादी जो थी उनकी फील्ड उनके बारे में सुनना चाहते थे हु लिव्ड इन अ ग्रेट हाउस इन नॉरफॉक यानी जो राइटर की दादी अम्मा थी और इसके बच्चों की ग्रेट ग्रैंड मदर थी और वो नॉरफॉक के इलाके में एक बड़े से घर में रहती थी 100 times bigger than that in which they and Papa lived. यानी राइटर के जो फादर थे उस वो और जो उनकी मदर फील्ड वो जहाँ पहले रहती थी ये वाला घर जहाँ पे वो अकेली रह रही थी वो उससे 100 times बड़ा था which had been the scene. So at least it was generally believed that in that part of the country of the tragic incidents which they had lately become familiar with from the ballad of the children in the wood. और ये जो सीन जो एरिया था उस हवाले से इसके बारे में मशहूर था इस बात पे यकीन करते थे लोग कि यहाँ पे बड़े ट्रैजिक इंसिडेंट्स हुए थे और वो ट्रैजिक इंसिडेंट्स क्या थे कि बैलड मशहूर थे चिल्ड्रन के हवाले से कुछ पोम्स थी सॉन्ग्स से जो कि उस जंगल में एक इसी घर के हवाले से किसी पुराने पास्ट में जो बच्चे यहाँ पे रहा करते थे उनकी ट्रेजिडी को याद किया जाता था Certain it is that the whole story of the children and their cruel uncle was to be seen fairly carved out in the wood upon the chimney piece of the great hall और इसमें इस घर में उस बैलेट को याद करने के लिए यानी वो जो स्टोरी थी जिसमें क्रूअल अंकल था और वो बच्चे थे जो उसके भतीजे भांजे थे उस पूरी स्टोरी को काफ किया गया था चिमनी पीस के ऊपर बड़े खूबसूरत अंदाज में The whole story down to the robin redbreast till a foolish rich person pulled it down और वहाँ पे जो रॉबिन रेडब्रेस्ट जो बर्ड था वो वाली स्टोरी भी कुंदा थी और यानी तकरीबन उससे रिलेटेड सारा पास्ट वहाँ पे लकड़ी के अंदर कार्व किया गया था यहाँ तक कि a foolish person pulled it down to set up a marble one of modern invention in its start with no story upon it. फिर क्या हुआ एक फूलिश बंदा जिसने इस जगह को परचेज किया उसने वो तमाम तर वुडन आर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया और अपनी तरफ से नॉवेल्टी लाने के लिए जैसे हम टाइल्स लगा लेते हैं तो उसने मार्बल लगा दिया हर जगह पे अब उस मार्बल में कोई स्टोरी नहीं थी मार्बल वाज अ न्यू इन्वेंशन लेकिन वो जो वुड थी दैट स्पोक ऑफ एंशिएंट ट्रेजेडी हियर एलिस पुट आउट वन ऑफ हर डियर मदर्स लुक टू टेंडर टू बी कॉल्ड अपब्रेडिंग अपब्रेडिंग होता है हैरत ज़दा होना यानी वो इतनी मासूम थी कि उसके चेहरे पे हैरत नज़र नहीं आ रही थी तो यहाँ पे उसने एक ऐसी लुक बनाई जिस तरह की उसकी माँ की यानी एलिया कह रहा है कि उसकी वाइफ की जो लुक थी वो उसकी बेटी की आंखों में नज़र आना शुरू हो गई जिससे वो कहानियाँ सुनती थी देन आई वेंट ऑन टू से हाउ रिलीजियस एंड हाउ गुड द ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड वॉज तो मैं बोलता रहा
और मैंने बताया कि उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड कितनी रिलीजियस थी। हाउ बिलव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय एवरीबॉडी, कितना उसको लोग पसंद करते थे। दो शी वॉज नॉट इन डीड मिस्ट्रेस ऑफ दिस ग्रेट हाउस, बेशक वो इस जगह की मालिक नहीं थी, बट हैड ओनली द चार्ज ऑफ इट, और वो सिर्फ इस जगह की देखभाल कर रही थी। एंड येट इन सम रिस्पेक्ट शी माइट बी सेड टू बी द मिस्ट्रेस ऑफ इट टू। हाँ, किसी हवाले से हम इसको मिस्ट्रेस भी कह सकते हैं, यानी वो इस चीज़ को चूँकि लुक आफ्टर कर रही थी, यहीं पे अकेली रहती थी। कमिटेड टू हर बाय द ओनर, ओनर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी उसको, who preferred living in a newer and more fashionable mansion which he had purchased somewhere in the adjoining country. और जो मालिक था इस जगह का, वो एक साथ वाले गांव में एक जगह पे रहता था जहाँ पे उसने एक नया और बड़ा घर बनाया जो कि ज़्यादा फैशनेबल था। बट स्टिल शी लिव्ड इट इन अ मैनर दैट इफ इट हैड बीन हर ओन, लेकिन वो ऐसे रहती थी यहाँ पे जैसे उसका अपना घर है, इस तरह ख्याल रखती थी। एंड केप्ट अप द डिग्निटी ऑफ द ग्रेट हाउस इन अ शॉर्ट वाइल शी लिव्ड, और जितना थोड़ा सा वो जिंदा रही, उसने इस जगह की डेक्रम को बरकरार रखा। विच आफ्टरवर्ड्स केम टू डिके, और उसकी वफात के बाद ये घर भी अपने डिके को पहुंचा। एंड वॉज नियरली पुल डाउन, और तकरीबन ये गिरने के काबिल हो गया, गिराने के काबिल हो गया। एंड ऑल इट्स गोल्ड ऑर्नामेंट्स स्ट्रिप्ड एंड कैरिड अवे टू द ओनर्स अदर हाउस, और इसमें तमाम तर जो ऑर्नामेंट्स थे, तमाम तर जो डेकोरेशन पीसेस थे, जो इसमें यूनिकनेस थी, उन चीज़ों को खींच के उतारा गया और ओनर के जो कंट्री साइड में साथ वाले जगह पे घर था वहाँ पे शिफ्ट किया गया। वेयर दे वर सेट अप, और जहाँ पे इनको लगाया गया। एंड लुक्ड एज ऑकवर्ड एज इफ समवन वर टू कैरी अवे द ओल्ड टूम्स they had seen lately at the abbey and stick them up in the ladies' cells. So lady cells जो है ये some lady, some aristocrat lady is tawdry gilt drawing room. सो ये इस तरह ही लग रहा था कि जिस तरह किसी कब्रिस्तान से जो है चीज़ों को उठा के किसी एक बड़े फैशनेबल ड्राइंग रूम में फेंक दिया गया हो, शिफ्ट कर दिया गया हो। यानी एक फैशनेबल जगह पे एंटीक्स की वो वैल्यू नहीं है जो कि म्यूज़ियम या ऐसी जगहों पे है जो कि जिनका लुक भी एक थोड़ा सा एंशियंट स्ट्रक्चर देता है। तो ये चीज़ें एक तरह से आउट ऑफ प्लेस लग रही थी, ये वहाँ पे बिल्कुल एडजस्ट ना हुई है। जॉन स्माइल्ड, यहाँ पे बेटा जो था इसका जॉन, इलिया का, उसने स्माइल दी, आज मच टू से दैट वुड बी फुलिश इंडीड, उसने कहा ये कितना पागलपन का मुजाहरा किया। And then I told how, when she came to die, her funeral was attended by a concourse of all the poor and some of the gentry too. और फिर मैंने बताया जब ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड इनकी फोत हुई तो किस तरह उनके फ्यूनरल को तमाम लोगों ने अटेंड किया, जिसमें पुअर भी थे, जेंट्री भी थी। ऑफ द नेबरहुड फॉर मैनी माइल्स अराउंड, बहुत दूर दूर से लोग आए वहाँ पे, टू शो द रिस्पेक्ट फॉर हर मेमोरी, बिकॉज शी हैड बीन सच ए गुड एंड रिलीजियस वुमन, क्योंकि वो बहुत नेक खातून थी, तो उसकी याद में सब लोग आए। सो गुड इंडीड दैट शी न्यू ऑल द सॉल्ट्री बाय हार्ट, इतनी नेक थी, इतनी अच्छी थी कि उसे जो हिम्स पढ़ते हैं चर्च में, जो रिलीजियस उनकी जिस तरह हम वर्सेस पढ़ते हैं, तो उसे सारी याद थी। आए एंड ए ग्रेट पार्ट ऑफ द टेस्टामेंट बिसाइड, और जिस तरह लोग कुरान को हिफ्स करते हैं, चूँकि क्रिश्चियन से बाइबल पढ़ते थे, तो उसने काफ़ी हिस्सा बाइबल का भी याद किया हुआ था। Here little Alice spread her hands, यानी एलिस ने यहाँ पे अपने हाथ स्प्रेड किए, यानी इतना ज़्यादा हिस्सा। Then I told what a tall, upright, graceful person their great grandmother field once was. फिर मैंने उन्हें बताया कि कितनी लंबी चौड़ी, अच्छी, खूबसूरत, ग्रेसफुल उनकी परदादी अम्मा हुआ करती थी। And how in her youth she was esteemed the best dancer, और किस तरह वो बेस्ट डांसर मशहूर थी अपनी जवानी में। Here Alice right foot desisted the best dancer. So Alice के right foot ने movement की, so right foot played an involuntary movement. यहाँ पे उसके right foot ने एक involuntary movement की, यानी जानबूझ के नहीं, लेकिन वो जब स्टोरी सुन रहे थे बच्चे तो इतने महव थे कि they were considering themselves the part of that place. So I was until upon my looking grave, और जब उसने देखा कि मैं सीरियस हूँ, मुझे शायद ये पसंद नहीं आया, it desisted, वो रुक गई। The best dancer I was saying. So I was saying that she was the best dancer in the country, in the county,
till a cruel disease called a cancer came and bowed her down with the pain. और फिर उसको कैंसर हो गया और उससे वो झुक गई, यानी उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई. बट इट कुड नेवर बेंड हर गुड स्पिरिट्स, लेकिन कैंसर उसके अच्छे अखलाक को, अच्छे किरदार को नहीं दबा सका और मेक देम स्टूप, ना इन चीज़ों को झुका सका, ना ख़त्म कर सका. बट दे वर स्टिल अपराइट बिकॉज शी वॉज सो गुड एंड रिलीजियस, क्योंकि वो बहुत नेक थी, अच्छी थी, तो ये चीज़ें उसके किरदार का हिस्सा रहीं, मेंटेन रहीं. Then I told how she was used to sleep by herself in the lone chamber of the great lone house. और फिर मैंने बच्चों को बताया कि किस तरह वो अकेली रहा करती थी उस बहुत बड़े घर के एक बहुत बड़े कमरे में, यानी उस अकेले घर में अकेली रहती थी. बच्चों को ये चीज़ बड़ी फैसिनेट करना शुरू हुई कि एक बंदा अकेला रह सकता है. एंड हाउ शी बिलीव्ड that an apparition of two infants were to be seen in midnight gliding up and down the great staircase near where she slept. But she said those innocents would do her no harm. और वो अक्सर कहा करती थी कि उसे रात को दो इन्फेंट बच्चों की शक्लें नज़र आती हैं, उनके हेवले नज़र आते हैं जो कि बड़े स्टेयर केस पे ऊपर नीचे जा रहे होते हैं, लेकिन वो कहती थी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते. सो प्रॉबेबली ये उन्हीं दो बच्चों की बात है जिनको उनके क्रूअल अंकल ने मारा. And how frightened I used to be. So एलिया कह रहा है कि मैं ये बात सुन के कितना डरता था. Though in those days I had my maid to sleep with me because I've never half so good or religious as she. क्योंकि मैं अपनी दादी अम्मा की तरह नेक नहीं था, तो मैं डरता था, मेरी मेड मेरे साथ सोती थी. And yet I never saw these infants. So मैंने कभी भी इनको नहीं देखा, हालांकि मैं इतना नेक नहीं था. Here John expanded all his eyebrows and tried to look courageous. So John ने expression दिया कि मैं तो बहुत बहादुर हूँ, मुझे डर नहीं लगता. Then I told how good she was to all her grandchildren, having us to the great house in the holidays where I, in particular, used to spend many hours by myself in gazing upon the old busts of the 12 Caesars that had been emperors of Rome till the old marble heads would seem to live again, or I to be turned into a marble with them. और फिर मैंने उन्हें यह भी बताया कि किस तरह वो अपने सारे ग्रैंड चिल्ड्रन से जितने भी थे उनसे प्यार करती थी और उन्हें अपने घर में बुलाती थी हॉलीडेज़ में. और ख़ास तौर पे मैं जब मैं जाता था तो मैं वहाँ पे जितने भी स्टैचूज़ थे, जिस तरह 12 सीजर्स के जो कि रोमन एम्परर्स से जो मार्बल के बने हुए थे, उन्हें मैं देखता रहता था और मुझे लगता था कि शायद मैं भी उनका एक हिस्सा बन जाऊँगा. हाउ आई नेवर कुड बी tired with roaming about the huge mansion. मैंने ये भी बताया कि किस तरह मैं उस पूरे घर में फिरता था और मैं थकता नहीं था, क्योंकि बड़ा फैसिनेट हुआ था ये उससे. With its vast empty rooms with their worn out hangings, fluttering tapestry, कि कितनी बड़ी, कितने empty rooms थे, कितने vast थे, कितनी उनकी hangings पुरानी हो चुकी थी, जो tapestry पर्दे थे कितना हिलते थे हवा से, and carved oaken panels, और ओक ट्री के बने हुए पैनल्स जो कि जिन पे कार्विंग हुई थी, विद द ग्लाइडिंग ऑलमोस्ट रब्ड आउट, और उनके ऊपर से काफ़ी कुछ मिट चुका था क्योंकि पुराने हो चुके थे. समटाइम्स इन द स्पेशियस ओल्ड फैशन गार्डन्स विच आई हैड ऑलमोस्ट टू माई सेल्फ अनलेस वन नाउ एंड देन अ सल्ट्री गार्डनिंग मैन वुड क्रॉस मी. तो गार्डन में मैं फिरता था वो इतने बड़े गार्डन से कि कभी ऐसा होता था कि कोई गार्डनर मुझे क्रॉस करता. And how the nectarines and the peaches hung upon the walls without my ever offering to pluck them because they were forbidden fruit unless now and then. और वहाँ पे बेतहाशा फ्रूट था, लेकिन वो forbidden fruit था, हमें मना किया गया था उसको खाने से. And because I had more pleasing in strolling about among the old melancholy looking yew trees over the firs and picking up the red berries and the fair apples which were good for nothing but to look at, or in lying about upon the fresh grass with all the fine garden smells around me, or basking in the orangery. सारे ट्रीज़ की बात कर रहे हैं जिनको मैं देखता था, उनके आसपास फिरता था, उनको एक भूख लगती थी मुझे उनको देख के. ऑरेंज के बागात थे उसमें, फर्स से, उसके अंदर यू ट्रीज से, till I could almost fancy myself ripening too along with those oranges and the limes that in that grateful warmth. और उनकी राइपनिंग के साथ साथ मैं अपने अंदर राइपनिंग फील करता था कि मैं भी इनकी तरह बड़ा हूँगा, यूथफुल हूँगा, मैच्योर हूँगा. और इन वॉचिंग द डेज
that darted to and fro in the fish pond and the bottom of the garden, with the here and there a great sulky pike hanging midway down the water in the silent state, as if it mocked at their impertinent friskings. I had more pleasing in these busy idle diversions than in all sweet flavors of peaches, nectarines, oranges, and such like common baits of children. तो मैं उन सारी चीज़ों को देखता था, फिश पॉन्ड में जाता था, वहाँ पे मछलियों को देखता था जो कैसे लगता था कि हमें देख रही हैं, मॉक कर रही हैं हम पे। फिर मैं उन सारी बिजी आइडल डाइवर्जन्स को देखता था जिसमें पीचेस थे, फ्रूट था बहुत सारा, जो कि बच्चों को बहकाने के लिए, फुसलाने के लिए बड़ी एंटरटेनिंग किस्म की चीज़ें थी। Here John slyly deposited back upon the plate of a bunch of grapes, which, not observed by Alice, he had meditated dividing with her, and both seemed willing to relinquish them for the present as irrelevant. So यहाँ पे जॉन ने बड़ी एक चालाकी से जो बंच उठाया था ग्रेप्स का उसे वापस रख दिया, जो कि मैंने उन्हें बताया कि मैं उन फ्रूट्स को नहीं खाता था या अलाउ नहीं था, तो उसने भी उस चीज़ को देखते हुए उसको वहाँ पे रखा ताकि वो और उसकी सिस्टर आपस में इसको डिवाइड कर लें, यानी जॉन एंड एलिस. Then in somewhat a more heightened tone, I told how, though the great-grandmother Field loved all her grandchildren, yet in this special manner, she might be said to love their uncle, John L. So name is not complete, that is told, because that is imaginary. So यहाँ पे बताया गया कि फील्ड सब बच्चों से प्यार करती थी, पोतों से, लेकिन जो एलिया का बड़ा भाई था, इन बच्चों का चाचा यानी जॉन, उससे इसको बहुत ज़्यादा प्यार था, बिकॉज ही वॉज सो हैंडसम एंड स्पिरिटेड अ यूथ एंड द किंग टू द रेस्ट ऑफ अस. वो सबसे बड़ा था तो हमारे दरमियान सबसे ज़्यादा हैंडसम था, स्पिरिटेड था, करेजियस था, एडवेंचरस था, और हम सब के दरमियान एक बादशाह की तरह था. And instead of mopping about in solitary corners like some of us, और बजाय इसके कि जिस तरह हम लोग कोने में घुसे रहते थे, कभी इस कोने में छुप रहे हैं, कभी अकेले फिर रहे हैं, he would mount the most mettlesome horse he could get. So वो जो मेटल के बने हुए स्टैचू हॉर्सेस थे वो उनके ऊपर चढ़ता, इंजॉय करता था वो लाइफ को. But an aim to no bigger than themselves and make it carry him half over the county in the morning, और बाकी हॉर्सेस पे बैठ के पूरे इलाके का चक्कर लगाता था. And join the hunters when there were any out, और वहाँ पे हंटर्स के साथ भी जाता था जब उसे वो नज़र आते थे. And yet he loved old great house and gardens too. उसे नेचर से भी प्यार था, गार्डन से भी प्यार था. But he had too much spirit to be always pent up with their boundaries, and how their uncle grew up to man's estate as brave as he was handsome, to the admiration of everybody, but of their great grandmother Field most especially. तो किस तरह अंकल बड़े हुए, हैंडसम बने, सबसे ज़्यादा खूबसूरत और ताकतवर, और वो सब उनसे प्यार करते थे, लेकिन ख़ास तौर पे ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. And how he used to carry me upon his back when I was a lame-footed boy. और जब बचपन में मेरी टांग खराब हुई, पाँव खराब हुआ, तो किस तरह वो मुझे अपने कंधे पे, अपने बैक पे उठाए फिरते थे. For he was a good bit older than me. हालांकि वो मुझसे थोड़े ही बड़े थे. Many a mile when I could not walk for pain. जब मैं दर्द से चल नहीं सकता था तो वो मुझे अपनी कमर पे उठा के कई मील चला करते थे. And how in after life he became lame-footed too. और बाद में अपनी यानी उधेड़ उम्र में किस तरह वो खुद ना चल सके, उनको दर्द होती थी, उनके पाँव जो थे वो ख़राब हो गए थे. I did not always, I fear, make allowances enough for him when he was impatient and in pain, nor remember sufficiently how considerate he had been to me when I was lame-footed. So writer यहाँ पे अफसोस का इज़हार कर रहा है, अपनी नेग्लिजेंस का इज़हार कर रहा है, और कह रहा है कि मैं उनका वो ख्याल नहीं रख सका जिस तरह उन्होंने मेरा ख्याल रखा. मुझे माइल्स के माइल्स उठा के फिरा करते थे अपनी कमर पे, और मैं थोड़ी देर के लिए मेरे पाँव ख़राब हुए, लेकिन जब वो परमानेंटली इनवैलिड हुए तो मैं उनकी उस इम्पेशेंस का, पेन का ख्याल नहीं रख सका. And how, when he died, though he had not been dead an hour, it seemed as if he had died a great while ago. और जब उनकी वफ़ात हुई, हालांकि उन्हें मरे हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि पता नहीं कितना अरसा गुजर चुका है. Such a distance there is betwixt life and death. यही फासला ज़िंदगी और मौत के बीच का. And how I bore his death, as I thought
pretty well at first, but afterwards it haunted and haunted me. और जब मैंने उनकी मौत को बर्दाश्त किया तो शुरू में तो ये बड़ी आम सी चीज़ लगी, लेकिन बाद में इस चीज़ ने मुझे बड़ी तकलीफ़ दी, मुझे बड़ी याद आई उनकी। एंड दो आई डिड नॉट क्राई और टेक इट टू हार्ट एट सम ड्यू, मैंने लोगों की तरह रो के नहीं दिखाया। एंड एज I think he would have done if I had died, yet I missed him all the day long. हाँ, मैं मरता तो वो बहुत ज़्यादा रोते, लेकिन मुझसे उस वक्त नहीं रोया गया। लेकिन उसमें लाइक एंड आई थिंक ही वुड हैव डन इफ आई हैड डाइड, कि मेरी मौत में उन्होंने बहुत रोना था। येट आई मिस्ड हिम ऑल द डे लॉन्ग, लेकिन मैं उन्हें सारा दिन मिस करता था। एंड आई न्यू नॉट टिल देन हाउ मच आई हैड लव्ड हिम, और तब तक मुझे नहीं पता था कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। सिबलिंग्स में ऐसा होता है कि यू डोंट टेक केयर ऑफ ईच अदर, टेकन फॉर ग्रांटेड होता है ये वाला रिलेशन, लेकिन वी मिस व्हेन वी आर अपार्ट। I missed his kindness and I missed his crossness. मुझे उनकी kindness भी याद आती थी, उनका गुस्सा भी याद आता था। And wished him to be alive again, and I wanted him to live with me, to be quarreling with him, ताकि मैं उनसे लड़ सकूं। For we quarreled sometimes, क्योंकि हम बचपन में लड़ा करते थे। Rather than not have him again, वो इस चीज़ से तो बेहतर था कि मैं उन्हें कभी मिल ही ना सकूं। And was as uneasy without him as their poor uncle must have been when the doctor took off his limb. और मैं उनके बगैर इतना ही अनईज़ी फील कर रहा था जितना उन्होंने किया होगा जब डॉक्टर्स ने उनकी टांग काट दी। Here the children fell a crying. यहाँ पे बच्चों ने रोना शुरू किया, लगा कि वो रो पड़ेंगे। And asked if their little mourning which they had on was not for Uncle John. And they looked up and prayed me not to go on about their uncle, but to tell some stories about their pretty dead mother. बच्चों की शक्ल देख के मुझे लगा कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अंकल की स्टोरी को मैं बस करूं और उन्हें उनकी खूबसूरत माँ के बारे में बताऊं जो कि फोत हो चुकी है। Then I told them how for 7 long years in hope, sometimes in despair, yet persisting ever, I quoted the fair Alice W.N. ये भी इसका नाम पूरा नहीं बताया गया। कि फिर मैंने उसे बताया कि किस तरह 7 साल कभी खुशी में कभी डेस्पेयर के साथ मेरा जो ताल्लुक़ रहा एलिस के साथ, इसकी वाइफ का नाम भी एलिस था। And as much as children could understand, I explained to them what coyness and difficulty and denial meant in maidens. तो फिर मैंने बच्चों को एक्सप्लेन किया कि शायनेस या एक डिनायल, किसी चीज़ को रोकना, इनकार करना, ये मेडन्स के लिए कितना ज़रूरी होता है। When suddenly turning to Alice, और लेकिन जब मेरी नज़र एलिस पे अचानक पड़ी, the soul of the first Alice looked out for her eyes with such reality of representment. तो मुझे ऐसा लगा कि इसकी आंखों में मैं उस पुरानी एलिस की सोल को देख रहा हूँ, यानी अपनी बच्ची में मैं अपनी वाइफ की सोल को देख रहा हूँ। That I became in doubt of which of them stood there before me, कि मैं शक में पड़ गया कि मेरे सामने कौन है, बेटी बैठी है या वाइफ बैठी है, और whose that bright hair was, और जो बाल थे वो किसके थे। And while I stood gazing, और जब मैं ये हैरान हो ही रहा था, देख रहा था, both the children gradually grew fainter to my view. दोनों बच्चे मेरी आंखों के सामने से फेंट होना शुरू हो गए, receding, वो सुकड़ते जा रहे थे, दूर जाते जा रहे थे, and still receding till nothing at last but 2 mournful features were seen in the uttermost distance. यहाँ तक कि दूर मुझे सिर्फ 2 साए नजर आए, बड़े गमगीन किस्म के, which without speech, जो कि बोल नहीं रहे थे, लेकिन strangely impressed upon me the effects of speech, लेकिन मुझे लगा कि शायद उनसे ये आवाज़ आ रही है। We are not of Alice, nor of thee, ना हम एलिस के बच्चे हैं ना तुम्हारे, nor are we children at all, ना ही हम बच्चे हैं, ना ही हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। The children of Alice call Bertram father, we are nothing. Children जो हैं एलिस के, वो किसी और को फादर कह रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं हैं, less than nothing and dreams. हम सिर्फ एक सोच हैं, सिर्फ एक ख्वाब हैं। We are only what might have been and must wait upon the tedious shore of the little millions of ages before we have existence and a name. कि हम बिल्कुल ख्यालाती और तसव्वुराती दुनिया में हैं, हम उस तख़य्युलाती दुनिया का एक हिस्सा हैं। एक बहुत ज़्यादा मिलियन ऑफ एजेस से पहले हमने शायद एग्जिस्टेंस ली हो, कोई नाम हो हमारा, लेकिन इस वक्त हमारी एग्जिस्टेंस नहीं है। एंड इमीडिएटली वे अवेकनिंग, और फ़ौरन ही उठते हुए, I found myself quietly seated in my bachelor armchair.
तो मुझे अचानक अपना आप नज़र आया कि मैं अपने डे ड्रीमिंग से उठ गया और मैं अपनी आर्म चेयर में बैठा था, वेयर आई हैड फॉलन asleep with a faithful Bridget unchained by my side. सो ब्रिजिट जो है वो अपनी कज़न को यहाँ पे कहता है अपने एसेज में, जो कि इनफैक्ट उसकी सिस्टर है, कि वो फेथफुल जो कि हमेशा मेरे साथ रही, बट जॉन एल यानी जो जॉन लैम था और जेम्स ईलिया जिसको वो कह रहा है, जिसको इसने यहाँ पे देखा, वॉज गॉन फॉरएवर। सो यहाँ पे वो बताना चाह रहा है कि वो शायद एक स्टोरी देख रहा था अपने उस पेन नेम की, जॉन ईलिया की या जेम्स ईलिया की। वो जो जेम्स ईलिया था, बेसिकली जेम्स ईलिया ने इस चीज़ को सोचा, उस चीज़ को अपने ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड और ये सारी स्टोरीज़ अपने भाई जॉन की, ये सारी स्टोरीज़ वही सुना रहा था अपने बच्चों को। ना वो खुद रियल में एग्जिस्ट करता है, ना उसके बच्चे एग्जिस्ट करते थे, ना अंकल जॉन, ना ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक डे ड्रीमिंग थी जो कि उसने इसमें लिख दी। So it is the height of imagination that he goes to, or he undertakes that. So in a very adventurous way he writes it down. और ये इतना एक इफ़ेक्टिव वे है इसका चार्ल्स लैम्ब का लिखने का कि वी फील एज इफ इट इज़ रिटन बाय द राइटर, कि राइटर ने ये सारे इंसिडेंट्स अपनी आंखों से देखे हैं तो उन्हें लिख रहा है, हालांकि इट वाज ओनली एन इमेजिनेशन दैट ही इज स्टेटिंग। सो जस्ट लाइक कॉलरिज व्हेन इमेजिनेशन ब्रेक्स और वो जो उस चीज़ को बयान करता है, तो वैसे लगता है कि वो बिल्कुल रियल में देखे गए सीन होंगे जिस तरह कुबला खान उसने लिखी। सो यहाँ पे बिल्कुल उसने रियलिटी को बताया। इसका जो राइटिंग स्टाइल है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसे ही यूजेस सिमिलीज एंड मेटाफर्स टू अ लार्ज एक्सटेंट, और इसके ऐसे इसके अंदर थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टच नज़र आता है। वोकेबलरी थोड़ी सी हमें रिच नज़र आती है, थोड़ी सी एक कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी का यूज़ इसमें किया जाता है, और थोड़ा सा इसके अंदर हमें नज़र आता है कि एक ऑब्सक्योरिटी सी है। सो ऑब्सक्योरिटी इन अ वे कि बच्चे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, एक्सप्रेशन दे रहे हैं, डर भी रहे हैं बच्चे, फिर वो कहता है कि हम बच्चे हैं ही नहीं, हम तुम्हारे बच्चे भी नहीं हैं, एलिस के भी नहीं हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं और फिर जब ये उठता है। सो ऑल दिस फॉर द फर्स्ट टाइम सेम्स वेरी यूनिक, और लाइक इट इज़ नॉट लाइकली टू बी एक्सेप्टेड। लेकिन जब हम इसे सोचते हैं कि एक इमेजिनेशन में उसने लिखा, सो वी टेंड टू एक्सेप्ट इट। सो थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक्ड इट।